दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्विलिब्रियम y when c is equals to 100 plus 0.5 y and investment is given 1000। देखो अब अपन को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इनकम। ठीक है, सिंपल सी चीज है। जब अपन ने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में जब अपन ने बात करी थी, तो उसके अंदर अपन ने इक्विलिब्रियम के साथ साथ में कंजम्पशन फंक्शन समझा था, राइट। उसी के साथ में अपन ने सेविंग फंक्शन के बारे में भी बात करी थी। तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि कंजम्पशन फंक्शन का जो एल्जेब्रिक जो प्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके का होता है, सी बार प्लस बी वाई, ये हो जाता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। फिर जब अपन सेविंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ, या इसको आप सिंपली ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव प्लस 1 माइनस बी, जिसको आप ब्रैकेट में लेते हो, और ये तो ये हो जाता है आपका सेविंग फंक्शन और ये हो जाता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या सेविंग फंक्शन निकालते हैं। या फिर इसके अलावा इस तरीके के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम इसको मतलब इन इक्वेशंस की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपली दिख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इस इक्वेशन के अंदर जो काम किया गया है वो कंजम्पशन फंक्शन का ही किया गया है, तो सेविंग को हम यहाँ से हटा देंगे और इसी के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपन को यहाँ पे इनकम के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 100, अपन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन यहाँ पे कितना गिवन है, 100 गिवन है। ठीक है, विच इज C बार, और 0.5 आपका B है, विच इज द रेट, जिसको अपन MPC के नाम से भी जानते हैं। और इनकम अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो अपना 1000 गिवन है। तो इसको अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जरा आप देखें इसको। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है, when y is equals to AD, या फिर आप इसको सिंपली इस तरीके से कह सकते हो ना, when AS is equals to AD, ये अपना इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, AS को अपन y भी मतलब इट्स आइडेंटिकल टू इनकम, राइट, एग्रीगेट सप्लाई इज आइडेंटिकल टू इनकम, तो इसको हम y is equals to AD भी लिख देते हैं। और हमें पता है कि हमारी इनकम जो है वो मतलब कौन क्रिएट करता है, AD एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो किसके थ्रू क्रिएट की जाती है, फॉर या तो हाउस होल्ड के थ्रू या फिर प्रोड्यूसर्स के थ्रू। तो हाउस होल्ड जब डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो किस पर्पस से करते हैं, कंजम्पशन के पर्पस से करते हैं, और जब प्रोड्यूसर्स डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे AD के नीचे लिख दिया है C प्लस I। सिंपल है ना यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है। अब यहाँ पे अपन C और I की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन अपने को पूरी इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से गिवन है, राइट, और इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन के अंदर अपन को 1000 इस तरीके से गिवन है। तो सिंपली y इज इक्वल्स टू, ये अपना कंजम्पशन है और ये अपना इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, राइट। अब अपन इसको सिंपली क्या कर देंगे, अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसको इधर ले लिया हमने 100 को 1000 के पास में, और 0.5 y को जो y वैल्यूज हैं उसको अपन ने एक तरफ कर लिया, और जो 100 और 1000 उसको अपन ने एक तरफ कर लिया। जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास में इनकम कितनी आई है, 2200। ठीक है, तो देखो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं ये चीज बिल्कुल अज्यूम करके चलने वाली हूँ कि जो बेसिक मैथ्स है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथ्स पे अगर अपन टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे तो अपन क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप इस तरीके के क्वेश्चन को अपने एग्जाम के अंदर काफी इजिली हैंडल कर पाए, राइट। तो अगर आपसे कंजम्पशन फंक्शन गिवन हो और आपसे इनकम के बारे में पूछा हो और आपको इन्वेस्टमेंट गिवन हो, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड C at equilibrium y when y is equals to 6000 and C is this। तो सिंपल सी चीज है, अपन को यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे दिया और y की वैल्यू अपन को यहाँ पे 6000 दे दी है, तो अपन को यहाँ पे C निकालना है, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है। तो सिंपली अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 100 प्लस 0.75 इंटू 6000, ये सारी वैल्यूज अपन ने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ये आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और यही अपना क्या है, दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन 4600। ठीक है, बाकी यहाँ पे और एज सच कुछ भी टफ नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी रहेगी। देखो हम अज्यूम तो यही करके चलते हैं कि हमारा पेपर इसी तरीके से सेट होगा, लेकिन हम जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जब हम साथ साथ में सॉल्व करते हैं ना, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि व्हाट इफ कुछ अलग आ जाए और तब हम ना कर पाए,
तो ऐसे किसी सिचुएशन के लिए हम और मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बाकी एक चीज तो बिल्कुल सॉर्टेड है कि यार एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा तो हद मार के क्या ही आ जाएगा, मतलब ठीक है फॉर्मूला बेस्ड आपके इक्वेशंस जो आते हैं वो तो होंगे ही डेफिनेटली। एक आध कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के बहुत से अलग अलग नाम है ना, तो उस डेप्रिसिएशन की जगह उसके दूसरे जो नाम है उसको यूज कर लिया तो वहां आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके का जो पूरा का पूरा पैटर्न आपका यहाँ पे सेट होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हर चैप्टर से। इनफैक्ट जैसे कि हम किसी भी क्वेश्चन जो भी हमारे सामने एग्जाम में अगर आए तो हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऐसे 10 बार सोचना ना पड़े कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन हम फेस ना करें, इसलिए हम इजी भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, मॉडरेट भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल जो हायर लेवल के होते हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सो फाइंड इक्विलिब्रियम S एंड इक्विलिब्रियम I व्हेन Y इज 4400 MPC इज 0.75 एंड C ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 100। तो सिंपल सी चीज है, देखो यहाँ पे आपको क्या चीज गिवन है, आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो आपको पूरा यहाँ पे एक तरीके से गिवन है। एक्चुअली पूरा नहीं गिवन है, आपको MPC नहीं, अच्छा MPC भी आपको गिवन है, ग्रेट, बस आपको MPS निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे जो आपका कंजम्पशन फंक्शन है उसकी वैल्यूज आपको सारी गिवन है। जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू 100 है और आपकी जो MPC है उसकी वैल्यू है 0.75, ठीक है, और इनकम आपकी गिवन है 4400। इस तरीके से हम पहले क्या निकाल लेंगे, कंजम्पशन फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपसे साथ में इक्विलिब्रियम S के बारे में भी पूछा है, सेविंग के बारे में पूछा है, तो ये निकालने के बाद में हम सिंपली सेविंग पे भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो शुरुआत में आपको हमेशा ना एक बेसिक जो मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, अब ये देखो एग्जाम के अंदर आपको इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना होगा, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हम इसलिए दिखाते हैं आपको, ये वाली ताकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ना भूले ना, है ना। एग्जाम में अगर आप इस चीज को किसी भी स्टेप में अगर इंक्लूड करते हैं तो दैट इज गुड इनफ, अगर आप नहीं भी करते हैं तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो हमें पता है हमारी इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसी से ही हमने क्या बनाया है, इसी से ही हमने S इज इक्वल्स टू I वाला अप्रोच हमने बनाई है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाली क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने आपको बहुत बार समझाया है, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमने मेजरली दो ही अप्रोचेस के बारे में बात करी है। एक अपन ने बात करी थी AD इज इक्वल्स टू AS अप्रोच के बारे में, और दूसरी जो अप्रोच जिसपे हमने बात करी थी दैट इज S इज इक्वल्स टू I। अब इसका डेरिवेशन बहुत आसान है, आप पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू I वाली जो अप्रोच है ये इस तक हम कैसे पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी अप्रोच होती है। नाउ C एट इक्विलिब्रियम, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है, राइट। इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स तो सिर्फ एक्स्ट्रा है ना। तो अगर आप क्वेश्चन में, अगर आप एग्जाम के अंदर इन चीजों को अगर आप मेंशन करते भी हैं तभी ठीक है, अगर नहीं भी करते दैट इज फाइन टू। पर हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला तो वहां पे ऑब्वियसली मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना फॉर्मूलेस के आप वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे बस हमने सिंपली क्या कर दी, वैल्यूज को पुट कर दी है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो अपना आंसर आया है 3400। तो ये हो गया अपना कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। अब हमें पता है MPC अपने पास है 0.75। मैंने आपको ये सिंपली एक चीज बता रखी है कि देखो कोई भी मतलब जब अपन इसके बारे में बात करते हैं, डिमांड के बारे में बात करते हैं या किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं फॉर दैट मैटर, तो उसको हम एक बार टोटल उसका क्या लेके चलते हैं कि भाई इसका टोटल 100 है, ठीक है। और उस 100 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमारी इनकम टोटल 100 है। अब इस इनकम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा कंजम्पशन और दूसरा है हमारा सेविंग। सिंपल। अगर हमारा कंजम्पशन 80 का है तो बाकी जो बचा हुआ वो हमारा सेविंग है। अगर हमारा कंजम्पशन 50 का है तो बचा हुआ 50 हमारा क्या है, सेविंग है। अगर हमारा कंजम्पशन 40 का है तो बचा हुआ 60 हमारा क्या है, सेविंग है। मतलब उस 100 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक आपका कंजम्पशन हो जाता है और एक आपका सेविंग हो जाता है। सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब देखो सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 100 ना अज्यूम करके यहाँ पे अगर हम 1 अज्यूम कर लें तो 1 के हम दो टुकड़े कर देते हैं, है ना। एक हो जाता है आपका कंजम्पशन और एक हो जाता है आपका सेविंग। जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 अगर आपका कंजम्पशन है तो 0.5 आपकी सेविंग होगी, है ना। 0.75 अगर आपका कंजम्पशन है तो 0.25 आपकी क्या होगी, सेविंग होगी। तो ये सिंपल
चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू इसको आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एमपीएस अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.75। तो जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, 0.25 आपके पास में निकल के आएगा, एंड दैट इज योर एमपीएस। ठीक है, तो अब एमपीएस हम निकाल चुके हैं, पर अभी हमने जो सेविंग फंक्शन है उस वो नहीं निकाला। तो सेविंग फंक्शन का देखो फॉर्मूला, ये हमारा नेगेटिव सेविंग होती है, ये क्या है हमारे एमपीएस है, और ये हमारी इनकम है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया आपका सेविंग फंक्शन। ठीक है, नाउ ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। ऑल्टरनेटिवली y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, या फिर आप इसको सिंपली ये भी कर सकते थे कि आपकी इनकम आपको पता लग गई। यहाँ पे हमको क्या पता लग गई थी, यहाँ पे हमारी इनकम हमें पता लग गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में उस इनकम में से हमने जब ये माइनस कर दिया, मतलब जो हमारी इनकम हमको क्वेश्चन में पता लग गई थी, उसके बाद में जब हमने कंजम्पशन फंक्शन माइनस कर दिया तो सिंपली हमारे पास में सेविंग आ सकती। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते थे। ये यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट तरीका बता रखा है। देखो एक चीज सिंपल आप ये समझ लो कि इनकम के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है सेविंग। ठीक है, इसको हम ना इस तरीके से इस फॉर्मेट में हम अक्सर लिखते हैं। तो अगर हमें कभी कंजम्पशन निकालना हो फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, इनकम में से सेविंग को माइनस कर देते हैं, या फिर अगर हमें सेविंग निकालनी हो तो इनकम में से कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें इनकम ऑलरेडी गिवन है, कंजम्पशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया, कंजम्पशन फंक्शन, इन दोनों को माइनस कर दो, आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग फंक्शन आपके पास में निकल के आ जाएगा। तो सिंपली आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, तो आप देखो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, पर पता है हमने इस मेथड से यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि हमसे यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू भी पूछी गई थी। तो हम या तो आप सिंपली ये करते थे कि एमपी की एस की वैल्यू आप अलग तरीके से निकालते, फिर इस फॉर्मेट से कर लेते हैं, तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर आप इस पैटर्न में कर सकते थे। ठीक है, तो चूज एनी ऑफ द पैटर्न विच यू फाइंड इजियर फॉर योरसेल्फ। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो इन इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल्स टू आई, अब सेविंग है हमारी 1000 और इन्वेस्टमेंट भी है हमारा 1000। ओके, तो ये हमारी अप्रोच है ना, इसी अप्रोच के थ्रू हमने एस इज इक्वल्स टू आई कर दिया है। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट s इज इक्वल्स टू -25, ये आपकी नेगेटिव सेविंग है, प्लस 0.5 ये आपका एमपीएस है, और y, और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट गिवन है विच इज 5005, इक्विलिब्रियम y एंड इक्विलिब्रियम c। तो यहाँ पे अपन को इक्विलिब्रियम y फाइंड आउट करना है और कंजम्पशन फंक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम c भी अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे आपको देखो वैल्यूज गिवन है। अब पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि जब आपको एमपीएस गिवन है तो सिंपली आप एमपीसी भी निकाल लो। तो अगर एमपीएस 0.5 है तो एमपीसी भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए अब आगे इसको देखते हैं, समझते हैं हम किस फॉर्मेट में, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको अपन किस तरीके से करते हैं। तो इस अप्रोच से अपन इसको ले लेते हैं। ये अपन को सेविंग ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और इन्वेस्टमेंट अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे इस -25 को जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये +25 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की हमारी वैल्यू आने वाली है ना। ये 0.5 ये नीचे चला जाएगा, फिर इसके बाद में जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे सिंपली ये अपना क्या निकल के आ गया, ये हमारी y निकल के आ गई। ये हमारा क्वेश्चन के अंदर जो सेविंग फंक्शन गिवन है ये वही चीज है, s इज इक्वल्स टू -25 प्लस 0.5, और y हमें गिवन नहीं था तो y अपन ने यहाँ पे निकाला है विच इज 10,050। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, दिस इज आवर सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब जब हमारे पास में सेविंग फंक्शन निकल के आ गया है, मतलब s एट इक्विलिब्रियम हमारे पास में जब निकल के आ गया है तो हमें पता है हम c भी निकाल सकते हैं, इनकम हमारे पास में है, हमने सेविंग फंक्शन निकाल दिया, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन निकल के आ जाएगा जो कि कितना है 5050। ओके, अब यहाँ पे देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये आपकी इनकम है, ये आपका क्या है, दिस इज योर सेविंग फंक्शन। इन दोनों को माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास में ये कंजम्पशन फंक्शन निकल के आ गया है। सिंपल। और अगर आप चाहें तो इसमें एमपीसी क्योंकि जो हमने शुरू फर्स्ट स्टेप में निकाल दिया तो उसको भी आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेज गिवन c इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.9 y एंड i इज इक्वल्स टू 4000। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम निकालनी है और सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन अपन को निकालना है एट इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, तो सारी चीजें अपन को यहाँ पे गिवन है।
अब देखो, तो यहाँ पे हम कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई वाली अप्रोच यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को उसी अकॉर्डिंग चीजें गिवन है। तो c यानी कि कंजम्पशन अपना ये गिवन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपने पास में ये गिवन है यहाँ पे। ऑलराइट, अब सिंपली हर क्वेश्चन की तरह अपन यहाँ पे भी इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में निकल के आ गई इनकम, ठीक है, ये हमने प्रोसीजर वही फॉलो किया है, बेसिक मैथ्स, और यहाँ पे हमारे पास में इनकम निकल के आ गई है। अब यहाँ पे देखो, आपने क्या डाला यहाँ पे, कंजम्पशन, मतलब वो कंजम्पशन फंक्शन का पूरा आपने फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। ये फॉर्मूला होता है आपका, राइट, इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, और फिर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में C निकल के आ गया एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये आपके पास में कंजम्पशन फंक्शन निकल के आ गया है। अब अगर आपको सेविंग फंक्शन निकालना है तो सिंपली आपकी इनकम और इसमें से आप माइनस कर दो, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास में निकल के आ जाएगा सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूरा मेथड लगा दिया है कि भाई सेविंग फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, वो यहाँ पे उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जैसे क्वेश्चन के अंदर 400 गिवन है, तो वही नेगेटिव सेविंग में ये -400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना MPS हो गया, ये हमारी इनकम हो गई, इसको जो अपन ने सॉल्व किया ये अपना सेविंग फंक्शन निकल के आ गया है। आप इसको सिंपली इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देते, अपने पास में सेविंग निकल के आ सकता था। ओके, सो अल्टरनेटिवली इन इक्विलिब्रियम हमें पता है S इज इक्वल्स टू I अप्रोच होती है। सेविंग हमारी 4000 आई है और इनकम भी हमारी कितना, सॉरी इन्वेस्टमेंट भी हमारी कितना है, 4000 है। सो सिंस I इज इक्वल्स टू 4000 गिवन S मस्ट बी इक्वल टू 4000, तो ये दोनों हमारे 4000 हैं, तो यहाँ पे ये अप्रोच वर्क कर रही है। S इज इक्वल्स टू I हो गया ना, सेविंग भी हमारी 4000, सेविंग फंक्शन भी हमारा 4000 है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्वेश्चन में 4000 गिवन है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। चलिए, 6th क्वेश्चन सेज इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक्स सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है। फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन MPC इज 0.5। अब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब इसकी MPC की वैल्यू जो 0.5 है, एंड इंक्रीज इन इनकम इज ₹1000, और इंक्रीज इन इनकम कितना है, 1000 रुपीज का है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या क्या चीजें गिवन है, इनकम और MPC अपन को गिवन है। अब अपन को इसमें से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, ये अपन को अभी देखना है। तो ये अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा तो ये ना MPC ये मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में अपन कहाँ पे बात करते हैं, मल्टीप्लायर के अंदर बात करते हैं ना। तो अब यहाँ पे MPC अपन को गिवन है, तो यहाँ पे बस मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन, और या फिर वी ऑल्सो नो मल्टीप्लायर को अपन कैसे लिखते हैं, 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो ये MPC अपन को क्वेश्चन में गिवन है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास में वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू अपने पास में आई 2। अभी अपन यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को इन चेंज इन इनकम भी गिवन थी, है ना, तो यहाँ पे अपन ने चेंज इन इनकम डाल दिया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कि हमको निकालना है, हमें पता नहीं है, और ये हो गया हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे अपने पास आएगा 500, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा सिंपली इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया है। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दोनों फॉर्मुलेज यहाँ पे काम आए। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला भी फॉर्मुला बना रहे हैं, यहाँ पे काम आया, और 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मुला भी काम आया है। ये वाला फॉर्मुला इसलिए काम आया क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी MPC गिवन था, और हम मल्टीप्लायर जब निकालते हैं तो उसके चेंज, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से आपके इनकम में कितना चेंज हुआ, दैट इज व्हाट यू कॉल मल्टीप्लायर इफेक्ट ना। तो ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, और ये आपका वी ऑल्सो नो, ये हमें भी पता है कि मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है जो ये होता है, जब हमको MPC गिवन होती है तो उस टाइम पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखने हैं, और इन दोनों फॉर्मूलेज की मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्लियर, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले बहुत काफी कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हर स्टेप को एक्सप्लेन करने में आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज कि जो भी नया बच्चा या जो भी नया व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा वो सोचेगा कि मैम तो बहुत ही क्विकली क्वेश्चंस को निकाल रही है, मतलब अच्छे से सॉल्व भी नहीं करी, हर स्टेप को बता भी नहीं रही है, और शायद हो सकता है वो इस वीडियो को बंद करके दूसरे वीडियो पे भी स्विच कर जाए। लेकिन देखो, माई मोटिव इज ओवर हियर कि मैं उन बच्चों को ज्यादा यहाँ पे कंट्रोल करके रखूं जो ऑलरेडी मेरे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस, उन सब वीडियोस को अगर आपने देखा होगा तो मैंने हर एक स्टेप, हर एक चीज को मैंने बड़े ही डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया।
अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो हर क्वेश्चन को अगर मैं आपको हर एक स्टेप के अंदर अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मेरा बस मेन मोटिव यही है कि मैं क्विकली आपको समझाऊं कि मेथड्स हमने कहाँ पे लगाने हैं और वैल्यूज पुट करके हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और चलो किस तरीके से सॉल्व करना ये भी आप कर लोगे, उसमें बेसिक मैथ्स है, पर कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे प्लेस करना है मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इफ MPC आपको गिवन है 0.75, हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इनकम बाय ₹600। सो MPC आपको गिवन है और ये पूछा है कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आपको अपनी इनकम ₹600 से बढ़ानी है, और यहाँ पे मल्टीप्लायर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो वही मल्टीप्लायर वाला ही क्वेश्चन आ गया इधर अगेन। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अपने पास में MPC ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले हम MPC को ही रख के हम यहाँ पे निकाल लेंगे मल्टीप्लायर। ओके, तो K अपने पास में निकल के आ गया है। अब K का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। फिर K अपने पास में है 4 और अपने को इन्वेस्टमेंट कि भाई कितना हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारी इनकम 600 हो जाएगी, है ना। तो हमारी इनकम 600 हो जाएगी, तो ये हमारी चेंज इन इनकम है, ये हमारा मल्टीप्लायर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितने आ जाएगा 150। Alright, so thus additional investment of ₹150. एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की जरूरत है, ₹150 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, is to require the increase, मतलब अगर आप अपनी इनकम 600 से बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 150 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सिंपल। फाइंड MPC when इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1। जब आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 है तो उस पॉइंट पे आपका MPC कितना होगा, देख लो। ये आपने MPC का फॉर्मूला लगा दिया और मल्टीप्लायर आपका 1 है इधर, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC इधर ले लो, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जब आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होगा तो MPC आपका 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये उस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आ जाते हैं, तो उसके अंदर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं, हमेशा फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होगा तो MPC हमारा कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन MPC इज इक्वल्स टू MPS। सी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जनरली क्या कर लेते हैं ना, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1। ये वैलिड है, ये हमने समझा है, ये हमें पता है। MPC इज इक्वल्स टू MPS इज ऑल्सो 1। अगर आपने ये कर दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, ध्यान रख लेना। फिर कोई आपका ये जवाब ठीक नहीं कर सकता, भले आप फिर कुछ भी लेके जाओ, क्योंकि सिंपल आप यहाँ पे डिफरेंस देखो ना, इन दोनों का सम 1 होता है, लेकिन व्हाट इफ दे आर इक्वल, अगर ये इक्वल होंगे तो ये 1 नहीं होगा, ये 2 होगा। कैसे होगा, तो देखो हमें पता है हम 1 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमारी इनकम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इक्वल डिवीजन है तो यहाँ पे हम 0.5 और 0.5 ही लेंगे, ठीक है। अब इसको जो पूरा प्रोसीजर है उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सो हमें पता है ये 1 होता है, लेकिन when MPC is equals to MPS each parameter must be equal to 0.5, तो ये दोनों 0.5 के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको इधर आप 1/MPS कर लो, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/0.5, या फिर 1/1 माइनस MPC कर लो, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.5, क्योंकि MPS की भी वैल्यू 0.5 है और MPC की भी वैल्यू 0.5। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 2, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना कि जब इन दोनों के सम के बारे में बात होगी तो आपका आंसर 1 आएगा, लेकिन जब ये दोनों इक्वल होंगे तब आपका आंसर 2 आएगा। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर प्रोसेस। मल्टीप्लायर प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर अज्यूम्स द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर अपन इसको बिल्कुल ही नटशेल के अंदर अपन बात करें कि मल्टीप्लायर किस तरीके से वर्क करता है, तो इसी तरीके से वर्क करता है। इकोनॉमी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट किसी न किसी की इनकम बनता है, तो वो चेंज इन इनकम में कंसिडर होता है। फिर वो इनकम जो है उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक कंजम्पशन में यूज किया जाता है और जो बचा होता है वो सेविंग में यूज किया जाता है। तो फिर वो जो कंजम्पशन में यूज किया जाता है हम उसी को ही लेते हैं। जो कंजम्पशन में यूज किया जाता है वो किसी न किसी की इनकम बनता है,
और जिसकी इनकम बनता है वो वापस से उस इनकम को कंजम्पशन में यूज करता है, फिर वो प्रोसीजर उसी तरीके से वर्क करता है। तो जो पहला फेज जो होता है वो इसी तरीके का होता है और इसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो है वो मल्टीप्लायर वर्क करता रहता है। ओके, सिंपल। तो इस डायग्राम के थ्रू भी अगर सपोज कर लो कि आपका क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का मैक्सिमम, तो उसके अंदर अगर आपको समझाना हो मल्टीप्लायर क्या होता है तो वहां पे आप इस डायग्राम को समझा सकते हैं। मतलब इस डायग्राम की मदद से आप थोड़ा सा रिटन फॉर्मेट में भी मल्टीप्लायर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे जो रिटन फॉर्मेट है इसको भी अपन समझ लेते हैं। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेस, दिस इज कॉजेस, ओके, दिस इज वन वर्ड। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चेंज होता है उससे इनकम में चेंज होता है। एज अ रिजल्ट देयर इज नो चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज एन इनकम और टू दी अनदर। अब हमें पता है कि एक का कंजम्पशन दूसरे की इनकम बन जाता है। तो जब कंजम्पशन लेवल मतलब कंजम्पशन के अंदर जो चेंज होता है तो अगले की इनकम में भी चेंज होता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। कब तक? टिल चेंज इन सी रिड्यूसेस टू जीरो। जब तक हमारा कंजम्पशन बिल्कुल जीरो पे ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसीजर उसी तरीके से चलता रहता है। एमपीसी इज द कोर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। ठीक है, अब इनकम जनरेशन के अंदर सबसे अहम जो फैक्टर है वो कौन सा है? एमपीसी। जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे, है ना, और जितना ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? इनकम जनरेशन होगा। क्लियर? Higher the MPC, greater is the conversion of income into consumption expenditure. Accordingly, greater is the generation of income. यही चीज मैंने आपको बताई। जितना ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतना ज्यादा जनरेशन ऑफ इनकम यहाँ पे होगा। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज एक्सपेंडिचर विच इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। क्योंकि अल्टीमेटली वो खर्चा ही है जो कि इनकम में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज मैं अगर किसी चीज पे खर्चा कर रही हूँ, सपोज मैं एक ब्रेड का पैकेट खरीदू, तो ब्रेड का पैकेट मैं कंज्यूम करने के लिए खरीदू, लेकिन पैसे अगर जब मैं दे रही हूँ तो वो पैसे किसी की तो इनकम बन रहे हैं ना, तो मेरा खर्चा अगले की इनकम होती है, राइट। एक्सपेंडिचर इज एन इंजेक्शन इनटू द इनकम जनरेशन प्रोसेस, सेविंग इज अ लीकेज। अब यहाँ पे इनकम जनरेशन के अंदर एक्सपेंडिचर एक तरीके से इंजेक्शन का काम करता है और बढ़ाता है, और सेविंग यहाँ पे लीकेज का काम करती है। क्योंकि जितनी ज्यादा सेविंग हो जाएगी उतना ज्यादा कंजम्पशन कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम होते ही इनकम जनरेशन भी कम हो जाता है। तो सेविंग को हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड ही रखते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 which says what will be the value of multiplier if entire additional income is converted into additional consumption? So यहाँ पे सिंपली अपन से एक चीज पूछी है कि यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या होगा जब हमारी जितनी इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी जब हम कंज्यूम करने में यूज कर देंगे। ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा ये अपन से पूछा है। दैट what will happen when additional income will totally convert into additional consumption? हमें पता है कि हमारी इनकम जब बढ़ती है तो उसका एक पोर्शन हम क्या करते हैं, हमारे कंजम्पशन के अंदर भी हम चेंज कर देते हैं। तो अगर जितनी हमारी इनकम बढ़ी उस सारी की सारी को अगर हम कंजम्पशन में यूज कर लेंगे तो फिर हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या होगा, है ना। चलिए, सो इन सच सिचुएशन चेंज इन सी इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई। ठीक है, यहाँ पे अपना कंजम्पशन और अपनी इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन दोनों इक्वल है, या फिर इसको अपन ऐसे कह सकते हैं एमपीसी जो जिसका फॉर्मूला ये है इज इक्वल्स टू 1। अकॉर्डिंगली तो इस पॉइंट पे जो हमारा के होगा वो क्या होगा? that will going to be infinite. 1/0 is infinite. Okay, so the multiplier value would tend towards infinity. तो यहाँ पे जो multiplier value होती है वो infinite के अंदर ही कंसिडर हम इसको करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी इनकम बढ़ती है, राइट, उस बढ़ती हुई इनकम को जब हम पूरा कंजम्पशन में यूज ले लेते हैं तो इस पॉइंट पे हमारा मल्टीप्लायर कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट इज इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय ₹400। सो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा है? 400 से बढ़ा है। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना आ गया? 400 crores आ गया। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 और एमपीसी हमारे पास में कितनी है? 0.8 है। सो एमपीएस अपने पास में कितना हो गया? 0.2 हो गया, राइट। कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन सेविंग। सो यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो कितने से बढ़ी और हमारी सेविंग कितने से बढ़ी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला लगा दिया 0.8, तो ये अपने पास में जब इसको अपन सॉल्व किया तो ये अपने पास में क्या आ गया? ये अपने पास में मल्टीप्लायर निकल के आ गया है। अब सिंपल सी चीज, अगर एमपीएस हमने निकालना है तो ये हमारा एमपीएस निकल के आ गया। ठीक है, इंक्रीज इन इनकम, अब इंक्रीज इन इनकम हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका मल्टीप्लायर निकल के आया, ये आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो क्वेश्चन में 400 आपको गिवन है। सो ये आपका निकल के आ गया इंक्रीज इन इनकम।
और इंक्रीज इन सेविंग अगर अपन देखेंगे तो सेम उसी तरीके से एमपीएस अपना 0.2 निकला है, चेंज इन इनकम अपनी कितनी निकल के आई है ये देख लो 2000। तो इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो ₹400 करोड़ की हमारी सेविंग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पे हमारी इंक्रीज इन इनकम भी फाइंड आउट कर लिया और इंक्रीज इन सेविंग भी हमने फाइंड आउट कर लिया। दो चीजें मात्र क्वेश्चन में अपन को गिवन थी और उन दोनों चीजों से अपन ने इनकम और सेविंग फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, चलिए इन अ सिचुएशन व्हेन प्लान्ड एस यानी कि सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर देन डिजायर्ड, डू यू अग्री? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, ये बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो जरूरत से ज्यादा होता है प्रोड्यूसर्स के पास में। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें पता है चेंज इन स्टॉक जो होता है उसे कोई अपन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं। 3 तरीके का होता है ये, एक होता है फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड और एक रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में होता है, राइट? तो इसको जरा अपन देखते हैं। सो जब प्लान्ड सेविंग हमारी ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड, तो यहाँ पे बहुत सा ऐसा आउटपुट होगा जो कि अनसोल्ड रह जाएगा। ठीक है, जब हम सेव ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर जब इन्वेस्ट कम कर रहा है और सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि अनसोल्ड रह जाएंगे। ठीक है, एंड प्रोड्यूसर विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक, और प्रोड्यूसर के पास में बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक प्रोड्यूसर के पास में इकट्ठा हो जाएगा। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम कह सकते हैं क्योंकि देखो प्रोड्यूसर के पास में जो गिवन स्टॉक है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो एक तरीके से इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो उसके पास में बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा पास जो गिवन स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आपको कह क्या रहा था, ये कह रहा था कि जब सिचुएशन ऐसी हो, जब एस आपका ग्रेटर हो और आई कम हो, यानी कि सेविंग ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम हो, तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स के पास में इन्वेंट्री स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज करेक्ट। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेविंग ज्यादा होने से प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कम कर पाते हैं, और जैसे ही प्रोड्यूसर कम इन्वेस्ट करते हैं तो वैसे ही क्या होता है भाई, उनके पास में स्टॉक ज्यादा बढ़ता जाता है। ओके, तो ये एक इसका रीजन है। हायर सेविंग इंड्यूसेस ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, तो जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसके बारे में आपको बताना है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अकॉर्डिंग टू किंग्स सेविंग कॉजेज अ लीकेज, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना इकोनॉमी में लीकेज होगा। ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के अंदर, दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा प्रोड्यूसर। सेविंग यहाँ पे एज अ लीकेज वर्क करती है। ठीक है, चलिए, सो सेविंग कॉजेज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हायर सेविंग इंप्लाइज लोअर कंजम्पशन, ज्यादा सेविंग होगी तो कंजम्पशन कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is actual stock equal to desired stock with the producers only in a state of full employment? So ये बोलना चाह रहा है full employment की सिचुएशन में जो desired stock होता है और जो actual stock होता है, क्या ये प्रोड्यूसर का बिल्कुल इक्वल होता है? देखो full employment की सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। So no, equality between desired stock and actual stock with the producer refer to the state of equilibrium where AS is equals to AD. तो जब अपन AS is equals to AD की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं that actual stock is equals to desired stock, right? इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं so equality between desired stock and actual stock with the producer refers to the state of equilibrium where ये वाली सिचुएशन होती है। so this may occur with or without the state of full employment। अब ये तो full employment के बिना और full employment के साथ में, दोनों ही सिचुएशन में ये अकर हो सकता है। ओके, इक्विलिब्रियम दोनों पॉइंट पे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी आपने सुनी है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी आपने सुनी है। तो AS इज इक्वल्स टू AD तो दोनों के अंदर ही आ रहा है ना, चाहे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, ये वाली सिचुएशन तो दोनों में ही आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। So question number 16 is saying, is it correct that a tax on household reduces their MPC? तो अगर हाउसहोल्ड सेक्टर पे जब टैक्स लग जाता है तो उनका जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है, ये उनका रिड्यूस हो जाता है। क्या ये सही है?
सो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम पे जब टैक्स लग जाता है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। ओके, सो आपने आंसर में भी यही लिखना है दैट नो, इट इज नॉट करेक्ट। अ टैक्स ऑन हाउस होल्ड्स ओनली रिड्यूसेस देयर डिस्पोजेबल इनकम। खर्च करने की जो इनकी आय है, खर्च करने की जो उनकी इनकम है, सिर्फ वो कम होती है। डिस्पोजेबल इनकम, आई होप आपको पता होगा, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको कंज्यूमर फ्रीली खर्च करता है। अब जो इनकम उसके पास में आती है उसमें से काफी बार उसको टैक्स पे करना पड़ता है, काफी अगर उसको कहीं पे भी उसका अमाउंट कट होता है तो वो कट होने के बाद में जो अमाउंट उसके पास में एक्चुअल में बचता है, जिसको वो यूज कर सकता है कंजम्पशन के लिए, उसको अपन डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ओके, सो टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम पे देखने को मिलता है, एमपीसी पे नहीं देखने को मिलता। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग इफ इन्वेस्टमेंट is smaller and saving is greater, AS tends to contract। तो इस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। तो सिंपल दिखती सी बात है, जब लोग सेव ज्यादा करने लगेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, तो प्रोड्यूसर नेक्स्ट प्रोडक्शन भी कम करेगा, और जैसे ही नेक्स्ट प्रोडक्शन कम होगा तो एग्रीगेट सप्लाई भी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। ओके, डिफेंड और रिफ्यूट। सो द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था ये बिल्कुल करेक्ट है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो प्रोड्यूसर के पास में काफी ज्यादा अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। लोग पैसा सेव करने में ज्यादा बिलीव रख रहे हैं, वो उसको स्पेंड करने में बिलीव नहीं रख रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स के पास में अनडिजायर्ड स्टॉक काफी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। इन ऑर्डर टू क्लियर दिस स्टॉक, अब इस स्टॉक को क्लियर करने के लिए द प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट। तो प्रोड्यूसर अब नेक्स्ट साइकिल के अंदर कम से कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि एएस जो है यानी कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 सेज इज एस ऑलवेज अ वर्च। क्या सेविंग हमेशा पॉजिटिव हो सकती है एज इट इज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। देखो ये चीज मैंने आपको हमेशा से बताई है कि सेविंग जो है वो वर्च भी हो सकती है और वो वाइज भी हो सकती है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड कर रहा है कि सेविंग कर कौन रहा है। सो अगर इंडिविजुअल सेव कर रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव साइड, लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जब सेव करने लगते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोचो ना कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करेंगे तो जो प्रोड्यूसर है उसके इन्वेस्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोग खर्च ही नहीं करना चाह रहे तो प्रोड्यूसर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, और कुल मिलाकर के इकोनॉमी डाउनवर्ड जाने लगती है। सो अगर इंडिविजुअल सेव करता है तो ये उसके फ्यूचर में काम आने वाली चीज है, जो कि उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी के अंदर सेविंग ज्यादा बढ़ जाए तो ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल गलत हो सकता है, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन की तरह ये सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसके दोनों पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखने हैं। सो सेविंग इज नॉट ऑलवेज अ वर्च, सेविंग इज अ वाइस एज वेल। इंक्रीज एज कॉजेज अ कट इन कंजम्पशन, सेविंग ज्यादा हो जाएगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे कुल मिलाकर के एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होने लगेगी अकॉर्डिंगली। तो इकोनॉमी कहां पे आ जाएगी? अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आ जाएगी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग डू यू अग्री दैट बाय रेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रेज द वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट का जो आउटपुट मल्टीप्लायर है, या फिर आप कह सकते हो जो भी आउटपुट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। क्या आप इस चीज को अग्री करते हैं? सो नो, by raising the level of investment, the government intends to increase the level of AD in the economy। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो गवर्नमेंट जो है वो AD को नहीं बढ़ाती है। That has nothing to do with the multiplier, which in turn depends on the marginal propensity to consume। तो इससे मल्टीप्लायर पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनकम जरूर बढ़ती है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से। हमने ये चीज पढ़ी है बहुत अच्छे से कि जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर, वैसे ही इनकम भी बढ़ती है, उसमें अंदर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट, सो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। Why do we consider import as a negative component of AD? इम्पोर्ट को हम नेगेटिव कंपोनेंट के तौर पे क्यों देखते हैं AD के? तो देखो AD एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम वो सारे कंपोनेंट्स रखते हैं जो कि डिमांड क्रिएट करते हैं। इम्पोर्ट के लिए तो इम्पोर्ट्स में तो हम खरीद रहे हैं तो हमारी जेब से यहाँ पे पैसा चला जाएगा। राइट, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव साइड में रखते हैं। वहीं एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम बेचते हैं और हमारे पास में पैसा आता है, तो ये क्रेडिट साइड में होता है। ठीक है, तो इस थॉट से इसको समझिएगा। सो imports are considered as negative components of AD because imports are opposite of export। export का बिल्कुल opposite होता है which is a positive component of AD, और
एक्सपोर्ट क्या है, ये पॉजिटिव कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, इससे हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है और इंपोर्ट से हमारी इकोनॉमी से पैसा जाता है, दैट इज व्हाई ये नेगेटिव साइड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 सेज इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीज्ड बाय ₹10,000, इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ गई ₹10,000 से, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ अ राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो भी हमारा 1000 हो गया है। ठीक है, कैलकुलेट, अब यहाँ पे अपन को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है और एमपीसी कैलकुलेट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एमपीसी का भी फॉर्मूला हमें पता ही है। तो देखो ये है हमारी चेंज इन इनकम, ये है हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर हमने यहाँ पे इस तरीके से चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने करके ये हमारे पास में क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में निकल के आ गया है। ठीक है, अब अपन को जब एमपीसी फाइंड आउट करनी पड़ती है तो ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इनमें से अपने पास में कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में एमपीसी कितना निकल के आ जाएगा, 0.9। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 10 आया है और एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी आई है 0.9। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अंदर आपने देखा होगा दोनों ही फॉर्मूले यूज में आ गए, एक ये भी आ गया है और एक आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला ये फॉर्मूला भी यूज आ गया है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 इज इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इन इकोनॉमी के अंदर जो भी इनकम बढ़ती है उसका 75% सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन में यूज कर लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ₹1000 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कितने करोड़ से बढ़ा है, 1000 करोड़ से बढ़ा है। तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे जो खर्चा किया जा रहा है वो कितना बड़ा है ये हमें फाइंड आउट करना है, और इनकम हमारी कितनी बड़ी है हमें ये भी फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे इसको जरा देखते हैं। सो 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, वी नो दिस। सो चेंज इन इनकम हमें यहाँ पे कितना, हम मान के चल रहे 100 और कंजम्पशन 75, सो 0.75 मल्टीप्लायर, हम ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लायर अपने पास में निकल के आ गया है 4। ओके, अब आप यहाँ पे यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, के अपने पास में ऑलरेडी गिवन है, इन्वेस्टमेंट अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इनकम अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो इनकम अपनी क्या निकल के आ गई, 4000। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंक्रीज इन इनकम अपन को फाइंड आउट करना था। अब इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दिस कि एमपीसी इज इनटू चेंज इन इनकम। सो ये हमारा एमपीसी निकाल लिया था, ये हमारी चेंज इन इनकम है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 3000। ओके, सो यहाँ पे अब ऐसा हमने क्यों किया है, देखो एमपीसी क्या शो करता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, सो दैट चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू, जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो चेंज इन कंजम्पशन अगर अपन यहाँ ले लेंगे तो इन दोनों को हम इनटू कर लेंगे ना, इसलिए इसको अपन ने इनटू कर लिया है। मतलब वो अपन ने जो किया है ना वो ये इसके बिहाफ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, सो टोटल इंक्रीज इन इनकम हमारे पास में ये है और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में ये है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिकी था ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते रहेंगे, राइट। Question number 23 is saying if autonomous expenditure by the government increases by ₹5,000, autonomous consumption अगर गवर्नमेंट का बढ़ गया है 5,000 से, find increase in equilibrium GDP when half of income is spent on the purchase of goods and consumption। तो यहाँ पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम जीडीपी फाइंड आउट करना है जब हमारी आधी इनकम हम कंजम्पशन में यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अपन को इक्विलिब्रियम जीडीपी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे देखो, चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी इनटू चेंज इन a which is autonomous expenditure. Okay, if half of income is always spent on purchase of goods for consumption, it implies that MPC 0.5। अगर हम हाफ को लेके चल रहे हैं, हमें पता है कि टोटल 100 होता है। ठीक है, इसका अगर हम हाफ करते हैं तो 50% ऑन कंजम्पशन एंड 50% ऑन सेविंग, यानी कि 0.5 एंड 0.5, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एमपीसी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में एमपीसी ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। ठीक है,
चेंज इन ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 5000। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी कितनी आ जाएगी, 10,000 हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ओके अब देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको चैप्टर के बीच में नहीं कराए गए हैं, ये प्रैक्टिस से ज्यादा आप अच्छे से समझोगे। सो ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ इन क्वेश्चंस की, तभी इन ट्रिक्स को आप ग्रैब कर पाओगे। ओके Question number 24 is saying find incremental investment when equilibrium GDP increases by 50,000. So यहाँ पे equilibrium GDP 50,000 से बढ़ गई है and half of additional income is always saved in the economy, और आधी इनकम को सेव किया जाता है। तो 0.5 तो हमने सेव कर लिया, 0.5 हमने कंज्यूम कर लिया, यानी कि 50% कंजम्पशन एंड 50% हमने सेविंग कर ली है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए सो अपन यहाँ पे कर लेते हैं, चेंज इन सेविंग्स को यहाँ पे अपन को देखना है। सो ये देखो 50,000 का हाफ हमने क्या करना है भाई, 50,000 का हाफ हमने कंजम्पशन में यूज कर लिया है यहाँ पे देखो, एंड हाफ ऑफ इनकम इज ऑलवेज सेव, कंजम्पशन में नहीं सॉरी सेविंग में यूज कर लिया है। तो 50,000 का हाफ हो गया 25,000, तो इसको अपन ने सेविंग में यूज कर लिया है। ठीक है, सो ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी सेविंग हो गई, तो MPS हमारा कितना निकल के आएगा 0.5। सिंपल हो गया। अब अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई निकाल देते हैं, तो ये देखो 1/1 माइनस MPC, इसको अपन 1/MPS भी कह सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, अब बस अपन को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो चेंज इन इनकम अपनी 50,000 है, मल्टीप्लायर अपना क्या निकल के आया 2। ओके अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में निकल के आ गया है 25,000। देखो चाहे अपन इस फॉर्मेट में लिखें चाहे अपन इसको इस फॉर्मेट में लिखें, अपना आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो इंक्रीज इन जीडीपी बाय 50,000 इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000। सो 25,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था जिसकी वजह से टोटल जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला 50,000 का, जस्ट डबल। ओके जस्ट डबल, लॉजिक के साथ में करना है। ओके 25th क्वेश्चन इज सेइंग द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज, अब सेविंग फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। The economy is in equilibrium when income is equal to rupees 2,000. So economy equilibrium पे कब होगी, जब हमारी इनकम मतलब इनकम जो है वो 2,000 होगी। अब यहाँ पे अपन को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, तीन चीजें अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सेविंग फंक्शन अपन को गिवन है, इनकम अपन को गिवन है, तो पहले तो जो चीज गिवन होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एट इक्विलिब्रियम लेवल, सो S इज इक्वल्स टू I होता है, सेविंग हमने यहाँ पे लिख दी, इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ लिख देंगे और सेविंग वाला सब हम सारा का सारा हम इधर ले आएंगे। ठीक है, और इनकम हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2,000 हमको गिवन है। जब इसको सॉल्व किया तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में कितना आ गया 300 आ गया है। ठीक है, तो जब इनकम हमारी 0 होगी तो उस पॉइंट पे सेविंग जो है हमारी -200, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा कितना आ गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो हमें पता है जब सेविंग फंक्शन के अंदर जो नेगेटिव सेविंग होती है वो ही कंजम्पशन में हमारा क्या हो जाता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बस आप यहाँ पे लगा दो, MPC और या MPS जो भी है, या आप यहाँ पे फाइंड आउट करो। क्वेश्चन में आपको 0.25 गिवन है ऑलरेडी, तो मल्टीप्लायर आपका कितना निकल के आ गया है 4। देखिए ना क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है 0.25। ठीक है, तो ये आपका ये क्या है, दिस इज योर MPC और MPS। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर निकल के आ गया है 4। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹300। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो नेगेटिव में था वो यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा और मल्टीप्लायर अपना यहाँ पे 4 निकल के आ गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 26 इज इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज दिस। इकोनॉमी के अंदर ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, जहां पे C stands for consumption expenditure and Y stands for income. Calculate the equilibrium level of income. हमको यहाँ पे equilibrium level of income find out करना है और consumption expenditure find out करना है। जब हमारा investment expenditure कितना गिवन है ₹5,000, तो यहाँ पे अपना C plus I, yes, तो यहाँ पे अपना ये वाला फॉर्मेट काम करेगा। ठीक है, इसको जरा अपन देखते हैं। C plus I, Y is equals to C plus I, तो ये C हमारा, ये पूरी C की वैल्यू हो गई और ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब अपन को Y फाइंड आउट करना है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे अच्छे से तो Y हमारा कितना निकल के आ जाएगा 22,000।
ओके। सो जब y हमारे पास में यहाँ पे 22,000 है, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमारे पास में निकल के आ गया है, और ये हमारी इनकम निकल के आ गई थी। सिंपल था, सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, बस अपन को उसको सॉल्व करना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन एन इकोनॉमी S, यानी कि सेविंग फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, S इज इक्वल्स टू -50 मतलब -50 प्लस 0.5y। इट इज द सेविंग फंक्शन, जहां पे S आपकी सेविंग है, Y आपकी नेशनल इनकम है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपका 7,000 है। वही नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करना है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपन को फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर। तो S इज इक्वल्स टू I वाला रहेगा यहाँ पे, सेविंग फंक्शन अपन को यहाँ पे लिख लिया, अपन को जो क्वेश्चन में गिवन है 7, और इन्वेस्टमेंट अपन ने यहाँ पे लिख लिया। इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में इनकम यहाँ पे निकल के इजिली आ जाती है। ठीक है, तो इनकम हमारे पास में निकल के आ गई है। अब सेविंग फंक्शन के अंदर हमने इनकम निकाल दी, तो ये हमारे पास में सेविंग फंक्शन निकल के आ गया है। इनकम आ गई है, सेविंग फंक्शन आ गया, दोनों में माइनस कर दो, हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में निकल के आ जाएगा। या ऑल्टरनेटिव मेथड अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जब आप इस तरीके के मेथड जैसे C इज इक्वल्स टू y माइनस एस, इस मेथड को भी जब आप यूज करते हैं, वैसे तो सेम सिमिलर ही मेथड है, बस वहां पे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूले के साथ में कर दिया, तो ये आपके पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपका ये आ गया, इनकम ये आ गई, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 7,100 निकल के आ गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन, यहाँ पे देखो आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, Y स्टैंड फॉर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आपको 2,000 गिवन है। वही इक्विलिब्रियम लेवल आपको निकालना है नेशनल इनकम पे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है और सेविंग निकालनी है, यानी कि सेविंग फंक्शन भी अपन को यहाँ पे निकालना है। तो जो चीज गिवन है वो अपन ने यहाँ पे लिख ली है, इसको अपन ने कैलकुलेट किया, इनकम हम आ गई हमारे पास में 5,375। ठीक है, कंजम्पशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इनकम डाली, ये हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन आ गया है, इनकम आ गई है, कंजम्पशन फंक्शन आ गया, सेविंग हम इजीली निकाल देंगे, तो इनकम में से जब हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सेविंग आ जाएगी, तो यही कर लिया, ये हमारे पास में सेविंग निकल के आ गई है 2,000। सिंपल। तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसका ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। इसके अंदर देखो अपन ने क्या किया है, ये हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन है, इसको अपन सेविंग फंक्शन में जब अपन लिखेंगे तो देखो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 0.6 अगर हमारी MPC है तो ये हमारा MPS हो जाएगा, वी नो दिस वेरी वेल। ठीक है, इस तरीके से अब सेविंग फंक्शन में आपने इनकम डाल देनी है ये, और ये आपके पास में सेविंग फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो या तो आप इनकम आपके पास में दो चीजें गिवन है तो थर्ड आप इजीली निकाल सकते हो माइनस करके, या फिर पूरे फॉर्मेट के साथ में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें अपन ने यहाँ पे निकाल ली है इजीली। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन, वही इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन फंक्शन ये है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास में ये है। ठीक है, इन एन इकोनॉमी एट द इनकम, और इनकम लेवल ये है। अब इसको आपको जस्टिफाई करना है, चलिए ठीक है, देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। सो कंजम्पशन फंक्शन अपने पास में ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, और इनकम ये है, ये सारी चीजें अपन को गिवन है। अब देखते हैं, ये अपने पास में कंजम्पशन फंक्शन आ गया, ये अपना इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, इसको जो अपन सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली ये नहीं, ये हाँ, ये अपने पास में इनकम निकल के आ गई 1,500 की। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹1,500, द गिवन इनकम इज 2,000, और गिवन हम इनकम हमको 2,000 है। सो इट इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देयरफॉर द इकोनॉमी इज इन नॉट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि निकला हमारा 1,500 है, क्वेश्चन में हमको 2,000 गिवन है, जो कि काफी ज्यादा है। ये दोनों अगर बराबर में होते तो हम कह सकते थे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको ट्रू फॉल्स वाली सिचुएशन भी दे देंगे कि भाई बताओ ये सही है ये गलत है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करके पूरा बतानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इज इन एन इकोनॉमी द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज ₹200, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 है, MPC है 0.6। ठीक है, सो 200 plus 0.6. If the equilibrium level of income is ₹1,000, और यहाँ पे इनकम कितनी है 1,000, the autonomous investment, और autonomous investment आपके पास में कितना है 300। अब ये आपको पूरा कैलकुलेट करना है और बताना है कि क्या आपका ये जो इनकम यहाँ पे गिवन है ₹1,000, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 300 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही अपन को फाइंड आउट करना है। लेट्स सी,
तो यहाँ पे तो अपना ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 200 आ रहा है, सो ये गिवन स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया. So thus it is proved that the given statement is false because the correct value of autonomous investment is 200. Autonomous investment की correct value 200 है और question में अपन को कितना given है 300. तो ये अपना गलत हो गया है. ओके अब इसको किया भी अपन ने बिल्कुल सिंपल तरीके से. ये मत सोचिएगा कि मैम बिल्कुल लास्ट आंसर पे आ गए, इसको किया क्या है वो नहीं समझाया हमें. तो ये हमारा क्या है कंजम्पशन. तो ये हमने कंजम्पशन फंक्शन की पूरा हमने फॉर्मूला लिख लिया. ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो हमने फाइंड आउट करना ही था. तो जिस तरीके से हमने किया है तो हमारे पास में आंसर कितना है 200. क्वेश्चन में हमें गिवन है 300, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ये बराबर नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 31 इज एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम. एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है. कैलकुलेट द एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग. एमपीएस अपन को कैलकुलेट करना है. देखो क्या क्या गिवन है. नेशनल इनकम आपको गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको गिवन है. तो आपको एमपीएस फाइंड आउट करना है. लेट्स सी कैसे करेंगे अपन. यहाँ पे S इज इक्वल्स टू आई अपन ने लिख लिया. ठीक है, ये सारी चीजें अपन को यहाँ पे चाहिए हैं. तो इसमें से जो जो चीजें अपन के पास में है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दी. ये तीनों चीजें अपने पास में है. अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में एमपीएस कितना आ जाएगा 0.2 और एमपीसी की अगर अपन बात करें तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.8. ठीक है, तो बस फॉर्मूला हमने लिखा है. जो चीज अपने पास में वैल्यू जिसकी गिवन है वो अपन ने वैल्यू पुट कर दी है, जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है उसको अपन ने एक तरफ साइड में कर दिया है और फिर लास्ट में अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया. डन. क्वेश्चन नंबर 32 इज गवर्नमेंट प्लान मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इकोनॉमी. गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स एक्सप्लेन द मैनर इन विच इट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. तो ये अपन को बताने के किस तरीके से ये होता है ये अपन को एक्सप्लेन करना है. सो इंडियन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन. अभी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही स्लोली वर्क कर रही है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट फोर्थ कमिंग बिकॉज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है. क्यों? क्योंकि डिमांड की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है. इन दोनों चीजों की कमी है, इस वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना नहीं बढ़ पा रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर. इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट वुड लेड टू राइज इन एडी. अब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. एज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वॉल्व है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इंड्यूसेस डिमांड. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर खर्चे इन्वॉल्व होते हैं और खर्चों से क्या क्रिएट होती है डिमांड क्रिएट होती है. तो गवर्नमेंट एक तरीके से यहाँ पे डिमांड क्रिएट इस तरीके से करती है, खर्चों के तरीके से करती है. ओके, Thus government investment would address the problem of deficit demand. तो गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे एग्रीगेट डिमांड जो कम है उस पे फोकस किया जाता है. सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किन चीजों पे कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट वो करती है. अकॉर्डिंगली द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर वुड ऑल्सो बी एड्रेस. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है. तो दो जो चीजें हैं जो कि प्राइवेट आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट जिन चीजों की वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, एक तो डिमांड की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, तो गवर्नमेंट इन तरीकों से उसको फुलफिल करती है. ओके, वी कैन कंक्लूड दैट मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी. तो अगर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 which is the last question. It says banks need to channelize household savings into financial system. Household saving जो होती हैं, जो लोग अपनी सेविंग घरों में करते हैं, ठीक है, अपने स्तर पे करते हैं, उसको भी बैंक्स को अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वॉल्व करना चाहिए. What is the economic value of this statement in the context of Indian economy? अब इस स्टेटमेंट की क्या इकोनॉमिक वैल्यू, इससे आप क्या समझते हो ये अपन को समझाना है. सो इंडिया लैक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. इंडिया के पास में फाइनेंशियल असिस्टेंस कह सकते हो उसकी कमी है. मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड स्टे अवे फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम. बहुत से ऐसे घर हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत दूर दूर हैं, बैंकिंग सिस्टम से बहुत दूर दूर हैं. दे डू नॉट हैव देयर बैंक अकाउंट्स. उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है. अकॉर्डिंगली देयर सेविंग्स रिमेन एज आइडल कैश बैलेंस इन होम. तो उनके बैंक अकाउंट्स नहीं, तो उनकी सेविंग उनके घरों में ही रहती है. द बैंक्स आर एडवाइज टू ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट. तो बैंक्स को इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि आप जीरो बैलेंस पे भी उनके बैंक अकाउंट खोलें ताकि वो अपना पैसा बैंक्स में रखें. ठीक है, दिस विल एनकरेज द स्मॉल अमाउंट होल्डर्स टू पार्क देयर सेविंग्स इन दी बैंक. तो इससे क्या होगा, जिनके पास में कम पैसा भी होता है वो भी अपना पैसा बैंक में सेव रखेंगे सबसे पहली चीज.
द बैंक्स कैन कन्वर्ट दीज सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट बाय द वे ऑफ लोन टू द इन्वेस्टर्स, और बैंक इस पैसे को क्या कर सकता है, इस पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, पैसा उधार दे दे के। Thus, unproductive household saving may be converted into productive investment. तो जो वो unproductive household saving जो कि सिर्फ घर में रखी हुई है, उसको कैसे बैंक यूज कर सकता है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको यूज कर सकता है। अगर लोगों के खाते खुल जाते हैं, वो अपना पैसा खातों में जमा कर देते हैं, तो बैंक उस पैसे को अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं क्लियर हुआ है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नहीं क्लियर हुआ है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।